नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। आयकर विभाग ने करदाताओं को किया आगाह। विदेश में अर्जित आय का खुलासा आईटीआर में न करने पर 10 लाख रुपए का लगेगा जुर्माना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वैश्विक स्तर पर होने वाले किसी भी तरह के प्रभावों से निपटने के लिए काफी मजबूत है भारतीय अर्थव्यवस्था। उतार चढ़ाव के बावजूद मुद्रास्फीति दर मध्यम रहने की जताई उम्मीद। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 77,582 और निफ्टी 23 अंकों की बढ़त के साथ 23,556 पर कर रहा है कारोबार। तो जाना आपने आज की टॉप लाइंस की। अगर बात की जाए क्या कुछ खास जब हम बात करते हैं कारोबार जगत की, अर्थव्यवस्था की, उसके लिहाज से इस तरह की आज की जो महत्वपूर्ण खबरें लगातार इन पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी टुडे में बात करेंगे बाजार को लेकर। सप्ताह का आज पहला दिन है और कारोबारी सप्ताह के पहले दिन जो बाजार की शुरुआत है वो फिलहाल हरे रंग के साथ होती हुई नजर आ रही है। खासतौर से अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, तो आपको बता दें, आप देख सकते हैं 107.5 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है, जिसके बाद ये 23,544 पे नजर आया। और साथ ही अगर बात की जाए सेंसेक्स की, तो यहाँ हरा निशान जो है वो नजर आ रहा है। 77,582 पर फिलहाल कारोबार करता नजर आ रहा है शेयर बाजार। इसके साथ ही निफ्टी 50 की भी अगर बात की जाए, 23 अंकों की बढ़ोतरी हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है, जिसके बाद ये 23,555.75 के साथ कारोबार कर रहा है। और ऐसे में आज की जो टॉप गेनर्स हैं वो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, कोल इंडिया और बीईएल, जहां पे लगातार हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। और टॉप गेनर्स के बाद आइए नजर डालते हैं लॉसर्स पर भी। जी हाँ, टॉप लॉसर्स की बात की जाए, जहां लगातार लाल निशान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। डॉक्टर रेड्डी, इन्फी, ब्रिटानिया, ग्रासिम, विप्रो आज के टॉप लॉसर्स की श्रेणी में फिलहाल नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से मार्केट में एक उतार चढ़ाव की स्थिति, हालांकि शुरुआत हरे निशान के साथ हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले किसी भी तरह के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। कोची में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास स्थिरता और मजबूती की तस्वीर को पेश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का बाहरी क्षेत्र भी मजबूत है और चालू खाता घाटा प्रबंधनीय सीमाओं के भीतर बना हुआ है, जो वर्तमान में जीडीपी का 1.1% है। इससे पहले 2010 और 2011 में ये 6 से 7% के बीच था। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी बताया कि भारत के पास 675 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। देश में मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी दर मध्यम रहने की उम्मीद है। उन्होंने मुद्रास्फीति की तुलना एक हाथी से करते हुए कहा कि भारत की खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर में 5.5% से बढ़कर अक्टूबर में 6.2% हो गई। अब हाथी टहलने के लिए कमरे से बाहर चला गया है तो फिर वह जंगल में वापस चला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो मुद्रास्फीति बढ़ी, लेकिन आरबीआई ने कुछ अन्य देशों के विपरीत सही मौद्रिक नीति का पालन किया और कीमतों को नियंत्रण में रखने में कामयाब साबित हुए। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कई देशों में मुद्रास्फीति गहरी जड़ें जमा चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ यह कम हो रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे आयकर विभाग ने तमाम करदाताओं को आगाह किया है। दरअसल आयकर विभाग ने कहा है कि विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेश में अर्जित आय का खुलासा आईटीआर में ना करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने हाल ही में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें कहा गया है कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में ऐसी जानकारी देनी जरूरी है। आयकर विभाग ने कहा, जिन संपत्तियों का आईटीआर में खुलासा करना जरूरी है उनमें विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, किसी इकाई या व्यवसाय में शामिल होना, अचल संपत्ति, इक्विटी में निवेश या किसी संस्थान में ट्रस्टी और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। विभाग ने कहा कि ऐसे करदाताओं को आईटीआर में विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत आय अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या विदेश में संपत्ति खुलासे वाले स्रोतों से अर्जित की गई हो।
देर से या संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। और आपको बता दें, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सोयाबीन किसानों को बड़ी सहायता दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा को 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इससे किसानों के लिए सोयाबीन को MSP पर बेचना आसान हो जाएगा। किसानों के व्यापक हित में 15% तक नमी वाले स्टॉक की खरीद के कारण उन्हें होने वाले सभी खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। वहीं MSP का पूरा भुगतान राज्य स्तरीय खरीद एजेंसियों और संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा PSS के तहत खरीदे गए सोयाबीन स्टॉक के लिए पंजीकृत किसानों को किया जाएगा। अभी तक किसानों को दिक्कत होती थी, अगर सोयाबीन में नमी की मात्रा ज़्यादा मिलती थी, स्टॉक कैंसिल हो जाता था, MSP पर नहीं जाता था। अब वो 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। अगर 15% भी नमी उसमें है तो उसको खरीदा जाएगा, यानी किसानों को वापस नहीं लौटना होगा मंडियों से, उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। और आइए इकोनॉमी टुडे में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे देश में बढ़ते सेमीकंडक्टर उद्योग की। जी हाँ, एक जो इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर का तैयार हुआ है देश में, और उसी के चलते भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर इकाई की अगर बात की जाए तो उसका विकास भी है। इसका नेतृत्व टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी TSAT कर रहा है। ये परियोजना देश की प्रमुख विनिर्माण साइटों में से एक बनने के लिए तैयार है और ये देश के आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना के व्यापक लक्ष्य के साथ भी शामिल है। आपको बता दें, 27,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मोरीगांव से प्रतिदिन 48 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने की उम्मीद है, यानी 480 लाख। इसमें फ्लिप चिप और इंटीग्रेटेड सिस्टम इन पैकेज यानी ISIP जैसी उन्नत पैकेजिंग तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आवश्यक क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई इस इकाई के 2025 के मध्य तक पूरा होने का अनुमान है। मोरीगांव इकाई तकनीकी विकास से कहीं आगे जाती है। ये 15,000 प्रत्यक्ष और 11,000 से 13,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करके महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। ये असम और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान भी दे रही है। उच्च क्षमता वाली उत्पादन साइट के रूप में इकाई का दैनिक उत्पादन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को आपूर्ति करेगा। इससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। तो ना सिर्फ अगर बात की जाए जो असम का इस इकाई की हम बात करें, जो मोरीगांव प्लांट की अगर बात की जाए, इसके ज़रिए तो लगातार उत्पादन होगा ही, बल्कि जो विकास की बात कही जा रही है, कैसे इस विकास को गति मिल रही है, खास तौर से सरकार की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि कैसे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का जो निर्माण है वो लगातार किया जा रहा है, उसमें काफ़ी अहम, और इसके ऊपर ही आपको हम यहाँ जानकारी देंगे कि आखिर कैसे भारत का जो सेमीकंडक्टर उद्योग है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसे में जो भारत है वो दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनेगा। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत लगातार प्रगति कर रहा है। आपको बता दें, भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक उभरता हुआ प्रतिभागी है। लगातार अब पूरे विश्व की नज़रें भारत पर हैं। अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं और उसके वजह से लगातार आपको हम बताएंगे कैसे जो प्लांट्स हैं। फिलहाल जब हम बाज़ार की बात करते हैं, किस तरह का बाज़ार है, इस पे आइए यहाँ नज़र डालेंगे, क्योंकि जो बाज़ार मूल्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं 2023 की भी, लेकिन 2021 में जो हमारा भारत सेमीकंडक्टर मिशन है उसकी शुरुआत हुई, उसके लिए 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस मिशन को शुरू किया गया 2021 में, क्योंकि इस तरह का उद्देश्य था। और भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का जब आकार की हम बात कर रहे हैं तो ये वर्ष 2023 में लगभग $38 बिलियन था। ये 2023 का पूरा आंकड़ा है। वहीं 2030 तक की जब हम बात करें तो भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार के $109 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना जो प्रगति है वो यहाँ नज़र आएगी। और ख़ासतौर से
2023 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार की अगर हम बात करें तो इसका आकार 611.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये वैश्विक बाजार की जानकारी आपको हम दे रहे हैं, लेकिन 2024 में ये 681.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक, अगर इसकी जो अनुमान है वो 2062.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जताया गया है। यानी देखिए कितना बड़ा बदलाव जो है इसमें नजर आएगा। और ये जो पूर्वानुमानित अवधि है 2024 से 2032 की, इस दौरान 14.9% की CAGR की प्रदर्शित करती है। यानी लगातार ये जो गति है, ये जो विकास है, ये इसमें बना रहेगा। तो ऐसे में भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ प्रतिभागी है इस क्षेत्र में, और उसी वजह से लगातार एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास को लगातार हम कह सकते हैं कि गति प्रदान की जा रही है। इसमें सरकार की नीतियों की बात की जाए, पहले स्कीम की बात की जाए, और कैसे इन सभी को जो प्रोत्साहन है वो देने का काम किया जा रहा है। और ख़ासतौर से ना सिर्फ जब हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं, बल्कि देश में जो अलग अलग प्लांट्स, ये जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित हो चुकी हैं, उसमें किस तरह का निवेश है, इसके ऊपर भी आइए आपको जानकारी हम दे देते हैं कि कैसे जो अलग अलग कंपनियां हैं उन्होंने अभी तक जो निवेश किया है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, ये उसकी पूरी योजना है। उसके लिए तमाम जो हमने देखे हैं अभी तक मसौदे तैयार हुए हैं। असम के मौरीगांव के हमने आपको बताया कि यहाँ टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी TSAT का जो प्लांट है, इसमें किस तरीके से काम होगा। खासतौर से यहाँ पे 27,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है, उसके साथ मौरीगांव में प्रतिदिन 480 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का जो उत्पादन है वो किया जाएगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे लगातार हर एक क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पनवेल की हम बात करें तो यहाँ अदानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर प्लांट है, ये इजराइल की कंपनी है, और इसके चलते यहाँ भी अगर जब निवेश की हम बात कर रहे हैं तो करीब आप देख सकते हैं 83,947 करोड़ रुपए के निवेश वाले प्लांट की उत्पादन क्षमता 40,000 वेफर्स प्रति माह होगी। तो ये बताता है कि कैसे भारत लगातार वैश्विक स्तर पर उभरता नजर आ रहा है। गुजरात के साणंद की हम बात करें तो अमेरिकी कंपनी है माइक्रॉन, इसका OSAT प्लांट जो है वो 23,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर कर रहा है। और उसके बाद जिस पे जो काम भी शुरू हो चुका है, इसमें बनी चिप की जो आपूर्ति है वो ना सिर्फ देश में, ना सिर्फ घरेलू बाजार में, बल्कि वैश्विक बाजार में भी की जाएगी। यानी जो मेक इन इंडिया चिप है वो बाहर भी जाएगी। साथ ही गुजरात के धोलेरा की हम बात करें तो टाटा ग्रुप और ताइवानी कंपनी है PSMC का 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इसके चलते जो उत्पादन होगा, यानी इसके में जो निर्माण होगा, वो आपको बता दें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी की उत्पादन क्षमता जो है वो करीब 50,000 वेफर्स प्रति माह होगी। हर एक क्षेत्र में, फिर चाहे ऑटोमोबाइल की हम बात करें, टेलीकॉम की बात की जाए, और ख़ासतौर से हमारे देश की CG पावर है, जापान की रेनसॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, और साथ ही थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक OSAT का प्लांट है। इसके ज़रिए भी ना सिर्फ जो बेहतर निवेश है वो हुआ है, आपको बता दें 7600 करोड़ के निवेश से अत्याधुनिक OST प्लांट में रोज़ाना करीब 1.5 करोड़ चिप्स का जो निर्माण है वो किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। AI की भी हम बात करते हैं। साथ ही गुजरात के साणंद में काइंस सेमीकॉन का OSAT प्लांट है, यहाँ भी लगातार जो उत्पादन है, जो निर्माण है वो किया जाएगा। और ख़ासतौर से 3,307 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस प्लांट में प्रतिदिन करीब 63 लाख चिप का निर्माण होगा। 63 लाख जो चिप हैं वो बनाई जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे भारत पूरे विश्व के लिए एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है क्योंकि सरकार की नीतियां काफ़ी कारगर रही हैं, उसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो नीतियां हैं कारगर रही हैं, निवेश बढ़ रहा है। और इन सब के ज़रिए जब रोज़गार को देखा जाए तो रोज़गार बड़े पैमाने पर निकलेगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में आज के समय में हम देखते हैं जो सेमीकंडक्टर है उसकी उपयोगिता नज़र आती है। फिर चाहे खिलौनों की बात की जाए या फिर हम बात करते हैं एरोप्लेन्स तक, हर जगह आज के समय में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और कैसे देश की अर्थव्यवस्था को और लाभ देगा, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खासतौर से आकाश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि CEO हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश जी। सबसे पहले आकाश जी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की, 2021 में जिस एक उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई, आज के समय में कहाँ तक हम फिलहाल पहुँचे हैं? देखिए, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जैसा आपने बताया 2021 में प्रारंभ हुआ था और इसमें 76,000 करोड़ का एलोकेशन रखा गया था। इसके अंतर्गत हम लोग 50% पारी पासू सपोर्ट देते हैं। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, साथ-साथ 50% इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर मिशन से हम लोग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जी। इसके तहत जो 76,000 करोड़ में से अभी तक हम लोग 1,52,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर चुके हैं।
5 प्रोजेक्ट अभी तक हमारे स्वीकृत हुए हैं। टाटा के 2 प्रोजेक्ट हैं, एक असम में जैसा आपने बताया, और जो ओसैट यूनिट है, और उनका फैब जो है सेमीकंडक्टर फैब वो धुलेरा में है। जी। इसके अलावा सीजी पावर और माइक्रॉन के 2 ओसैट प्लांट साणंद में है, और अभी हाल में ही केन्स का भी ओसैट प्लांट स्वीकृत किया गया है। जी। माइक्रॉन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, तो माइक्रॉन अगले वर्ष के मिड तक उत्पादन में आएगा। उनकी मिनी पायनियर यूनिट है, उससे उत्पादन ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। जी। क्योंकि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स थोड़ा कैपेक्स हेवी रहते हैं, तो थोड़ा सा उनमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है इनको फुल प्रोडक्शन में आने में। तो ये सभी यूनिट्स धीरे धीरे अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन में आएंगे। जी। इसके अलावा हमारा फोकस ये भी है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, डिस्प्ले फैब में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। एडवांस पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, चाहे हेट्रोजीनियस पैकेजिंग हो या 3D ग्लास पैकेजिंग हो, उस दिशा में भी हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ सेंसर्स और मैम्स के फैब की दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी लगभग हमारे पास 15 से ज्यादा प्रपोजल्स हैं जिनको हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं, और उसमें उनका एग्जामिन करने के बाद उनको अगर स्वीकृत किया जाएगा तो और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल आकाश जी, इन यूनिट्स के आने से इनके साथ साथ जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, गैसेस हैं, सबस्ट्रेट हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड जो उसमें यूनिट्स लगती है, उन सभी का एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा, जिससे पूरी तरह से इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल आकाश जी, लेकिन खासतौर से जो इकोनॉमी को फ़ायदे की हम बात कर रहे हैं, जो देश की जनता है उसको लगता है कि उनको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा। यूँ तो खिलौने से लेकर वायुयान तक हम देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो अलग अलग प्लांट्स हैं जिसमें लगातार निवेश बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि ना सिर्फ निवेश बढ़ा बल्कि उस निवेश के ज़रिए हम रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो रोज़गार के अगर क्षेत्र में देखा जाए, रोज़गार के मोर्चे पर देखें तो कितना अभी तक अनुमान है इसके ज़रिए? देखिए, रोजगार और सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा लिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई तकनीक और स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। आपको पता है कि देश में, वर्ल्ड में केवल कुछ 6-7 देश ही हैं जो सेमीकंडक्टर में एक मोनोपोली करके बैठे हुए हैं, और ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है कि अगर आपको चिप्स नहीं मिलेंगी तो इतना बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को हो जा सकता है, जो कि हमारी जो आत्मनिर्भरता को कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। आपको एक उदाहरण दूंगा कि जब कोविड के समय सेमीकंडक्टर चिप्स का शॉर्टेज हुआ था, उस समय केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को वर्ल्ड में $110 बिलियन का नुकसान हो गया था उस शॉर्टेज। तो आप समझ सकते हैं आज हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग हो रहा है। जहां पे भी स्विचिंग होगी वहां सेमीकंडक्टर होगा। अभी जो नए सेक्टर्स, एआई जैसे सेक्टर्स आ रहे हैं, उनमें भी चिप्स का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस दिशा में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े और इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें। जैसा आपने अभी बताया था, 2030 तक $1 ट्रिलियन का वर्ल्ड मार्केट होगा सेमीकंडक्टर का, और हमारा मार्केट 110 बिलियन का होगा। उस मार्केट में हिस्सेदारी करना, हमारे जीडीपी के लिए उस हिस्सेदारी को लेकर आना, ये अपने आप में एक देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और जब जीडीपी आपका बढ़ेगा, जब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपका इंपोर्ट कम होगा, तो निश्चित रूप से इकोनॉमी को जो मजबूती मिलेगी उसका फायदा देश को ही होगा, देश के लोगों को होगा। बिल्कुल, लेकिन इस सफ़र की अगर बात हम करते हैं आत्मनिर्भरता की, कि कैसे और इसका फ़ायदा मिलेगा, इस पर आगे भी आपसे आकाश जी मैं यहाँ जानकारी लूँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तब भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, जिसमें लगातार आज आपको हम बता रहे हैं कि कैसे भारत जो है वो विश्व के लिए सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के CEO जो हैं आकाश त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी तक का जो सफ़र रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं पूरा विश्व जो है
खासतौर से कोविड में जिस तरह की मुश्किलें अलग अलग देशों ने झेली, हमने भी देखा। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा विश्व जो है उसको शायद एक उम्मीद है कि इसका विकल्प और हमारे पास क्या हो सकता है, और वहीं पर शायद भारत की जो भूमिका है वो अब वैश्विक बाजारों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से जब हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने जब सिंगापुर का दौरा किया था, उसके बाद अमेरिका गए थे, और फिर जो खासतौर से जब हम बात करते हैं सेमिकॉन जो हुआ था यहाँ पर, उसको लेकर भी तमाम जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके सीईओज आए थे। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास भारत पे जताया जा रहा है, इसका सीधा फायदा ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है। विश्व पूरे भारत की ओर देख रहा है और उसको एक ऐसे पार्टनर के रूप में देख रहा है जहां पे सेमीकंडक्टर का उत्पादन होने से विश्व की जो सप्लाई चेन है उसके बारे में सब लोग आश्वस्त हो रहे हैं कि अगर भारत में ये होगा तो निश्चित रूप से वो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। इसीलिए सभी बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। ऑलरेडी पीएसएमसी, रेनेसांस, माइक्रॉन जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है और कई बड़ी कंपनी जो है वो हमारी तरफ यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिशा में अभी हमारी इंडियन कंपनीज के साथ बात कर रही है। तो निश्चित रूप से ये भारत एक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरेगा और विश्व में जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन है उसका एक ट्रस्टेड पार्टनर, एक विश्वसनीय पार्टनर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी। रोजगार की आपने बात की थी तो लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देख ले तो अभी तक की यूनिट से 50,000 से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। लेकिन मैंने जैसा बताया पूरा इकोसिस्टम की बात है, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा और हम स्ट्रेटेजिक वे में एक जैसा मैंने बताया एक विश्व की सप्लाई चेन में जुड़ेंगे, अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स इस बड़े मार्केट में हमारा शेयर आएगा तो निश्चित रूप से जो जीडीपी ग्रोथ होगी उससे देश को बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल आकाश जी, और आज के समय में जब लगातार हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं तो उसमें जिक्र होता है एआई का भी, और आने वाले समय को देखते हुए किस तरीके से आप इनका जो एक हम कह सकते हैं सामंजस्य जो है वो हमें नजर आएगा आधुनिक तकनीक में? देखिए एआई में भी चिप्स का उपयोग होता है। वो एडवांस नोड्स की चिप होती है जो कि हम नैनोमीटर में देखते हैं तो जो 10 नैनोमीटर के नीचे की रहती है, बल्कि अब तो 2 नैनोमीटर और उस दिशा में उसके नीचे भी जाने की के प्रयास चल रहे हैं। जी। और एआई एडवांस नोड्स की चिप्स होती है। हमारे मिशन में हम एडवांस नोड को भी सपोर्ट करते हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ जल्दी हमको कुछ एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स के नोड्स के भी प्रपोजल्स बड़ी कंपनी से मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर मार्केट को अगर हम देखें तो केवल एडवांस नोड्स नहीं, इसमें जो लेगेसी नोड्स रहते हैं उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लेगेसी नोड्स का भी होता है। लेगेसी नोड्स में ऑलरेडी जो टाटा की यूनिट आ चुकी है वो बहुत बड़ी मात्रा में 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ का प्रोडक्शन करेगी। इसके अलावा और भी जो प्रपोजल चल रहे हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर में चाहे वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो या डिस्प्ले हो, उस दिशा में भी हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार एआई जैसे तकनीकों के लिए जो एडवांस चिप्स हैं उनकी दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और आकाश जी, ऐसे में हमारे देश में हमने देखा है किस तरीके से सरकार की नीतियां रही हैं या जिस तरीके से इनोवेशन को लगातार बढ़ावा दिया गया और उसके साथ साथ स्टार्टअप कल्चर जो कहीं ना कहीं हम आप देख सकते हैं जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है हमारे देश में, इसको और मजबूत करता नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार देश को फायदा मिलेगा, सेमीकंडक्टर हब के रूप में जो देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और आइए हम भी आगे बढ़ते हैं, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी अन्य खबरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। भारतीय रेलवे के नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल की आवाजाही की मात्रा चालू वित्त वर्ष में 2023-24 की तुलना में दोगुनी हो गई है। DFCCIL के आंकड़ों के मुताबिक नेट टन किलोमीटर अप्रैल और अक्टूबर 2024 के बीच 62,282 मिलियन हो गया। 2023 में इसी अवधि में ये 32,164 मिलियन था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश भर में आपूर्ति में सुधार के कारण टमाटर की खुदरा कीमतों में मासिक आधार पर लगभग 23% की गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक 14 नवंबर को टमाटर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 52 रुपये 35 पैसे प्रति किलोग्राम रहा, जो ठीक एक महीने पहले 67 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम था। इलेक्ट्रिक वाहन और ई मोबिलिटी को लेकर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फिक्की द्वारा आयोजित ये सम्मेलन इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता, उनके विकास और भविष्य की चुनौतियों पर केंद्रित होगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर आज सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में 75 से 100 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 10 से अधिक देशों के मंत्री शामिल होंगे।
स्विट्जरलैंड के दावोस में अगले वर्ष जनवरी में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। इसमें 100 से ज्यादा सदस्य शामिल होंगे। इस बार सम्मेलन में बुद्धिमान युग के लिए सहयोग विषय पर चर्चा की जाएगी। टाटा ग्रुप की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर पेगाट्रॉन के भारत में एकमात्र आईफोन प्लांट में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने का प्लान बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच पिछले सप्ताह डील हुई है। इस डील के तहत टाटा के पास 60% हिस्सेदारी होगी और वो जॉइंट वेंचर के तहत डेली ऑपरेशंस देखेगी। वहीं पेगाट्रॉन बाकी हिस्सेदारी के साथ टेक्निकल सपोर्ट देगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को आयकर विभाग से कानपुर में 263 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। एनबीसीसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आवासीय परिसर और बहुमंजिला प्रशिक्षण इकाई के साथ प्रत्यक्ष कर भवन के निर्माण के लिए आयकर विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गेल इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय परिवर्तन के लिए सैप एस अवार्ड 2024 जीत लिया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब कंपनी को ये पुरस्कार मिला है।